नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 13 आपके समक्ष है, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपके लिए मददगार हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की इस प्रश्नोत्तर सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको कथन दिया गया है ये और उसके बाद आपको कारण दिया गया है, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कथन ये कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। फिर कारण दिया गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली यह नर जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। अब आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर है जो ए की सही व्याख्या है। सवाल क्या कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। यह कथन अपने आप में बिल्कुल सही है। और कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नर जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, आसान बनाती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। और कारण आर है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। हेयर पद्धति। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्लेटो ने, अरस्तु ने, लोक ने, रूसो ने। तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी अरस्तु महोदय ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी, सामाजिक उदारचेतावादी। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। गांधी जी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। यानी गांधी जी है जो मार्क्सवादी और अराजकतावादियों की तरह ही एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। अगला सवाल, वाद, प्रतिवाद, संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना का सर्जन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? कि वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सर्जन का सार है और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? मार्क्स, रूसो, हीगल, कांट।
4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है। वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किस विद्वान ने की है मुख्य तौर पर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, हीगल महोदय। हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रियाएं गतिशील तथा द्वंद्वात्मक है, साथ ही यह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है। इसका प्रत्येक सोपान वाद, प्रतिवाद, संवाद से बनी त्रयी के रूप में दिखाई देता है। यह बात हीगल महोदय कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया गतिशील और द्वंद्वात्मक है, साथ ही यह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है। इसका प्रत्येक सोपान वाद, प्रतिवाद और संवाद से बनी त्रयी के रूप में हमें दिखाई देता है। अगला सवाल, फाइव नंबर, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? जॉन रॉस, एफ.ए. हेक, माइकल वाल्जार, मैकिंटायर। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, एफ.ए. हेक को। अगला सवाल, व्याख्या देख सकते हैं आप। हेक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से सर्वथा भिन्न है। यानी एफ.ए. हेक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से सर्वथा भिन्न है। उसके मतानुसार, यानी हेक के मतानुसार, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्थाओं को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए। स्वयं बाजार को वितरण मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। यह बात हेक कहते हैं कि सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से अलग रखना चाहिए और स्वयं बाजार को वितरण मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। अगला सवाल, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा, श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? यह कथन किसका है? काउटस्की, बर्नस्टीन, बुखारिन, लक्समबर्ग। पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुखारिन का यह कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, सेवन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। यह बात राजा के संदर्भ में किसने कही है? मैकियावेली, मनु, कौटिल्य, चंद्रगुप्त। तो राइट उत्तर का ऑप्शन सी, कौटिल्य का यह कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य की चर्चा करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। यानी कौटिल्य कहता कि राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग कोई प्रकार का सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। तो यह प्रसिद्ध उक्ति कौटिल्य की है। अगला सवाल, यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि
मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था। कारण कह रहा है कि क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। क्या कथन और कारण दोनों सही है? एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या केवल ए सही है आर गलत है, या आर गलत है ए सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म का विरोधी नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है, उसने केवल चर्च का विरोध किया था। और कारण भी सही है क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। और आर है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न ही देवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। न तो उन्होंने ईसाई धर्म की मान्यताओं को माना, न ही उन्होंने देवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उसने इस बात से भी इनकार किया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। इस बात से भी वह इनकार करता है। कौन? मैकियावेली। वह संत एक्विनास के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। इन सभी बातों का वह खंडन करता है। कौन? मैकियावेली। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं में विश्वास किया, न ही देवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, न ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है, न ही उन्होंने संत एक्विनास के इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। इन सभी बातों का वो खंडन करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नांकित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यहां आपको कुछ क्रांति के नाम दिए गए हैं और उनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी क्रांति सबसे पहले हुई और कौन सी उसके बाद में हुई? बोल्शेविक क्रांति, शुद्धाचारवादी या प्यूरिटन क्रांति, चीन की साम्यवादी क्रांति और इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति। तो आइए एक एक करके सही उत्तर को चेक करते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 में। प्यूरिटन क्रांति कब हुई? प्यूरिटन क्रांति हुई 1640 में। चीन की साम्यवादी क्रांति 1949 में। और गौरवमय क्रांति इंग्लैंड की यह हुई थी 1688 में। तो इस प्रकार यदि हम चेक करें कि सबसे पहले प्यूरिटन क्रांति 2 नंबर आएगा और 2 नंबर ऑप्शन ए में है। उसके बाद गोरखपुर क्रांति 1688 में 4 नंबर। उसके बाद 1 नंबर आएगा बोल्शेविक क्रांति 1917 और उसके बाद चीन की साम्यवादी क्रांति 1949। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कौन सी विचारधारा इस बात में विश्वास करती है कि समाज का स्वरूप राज्यविहीन होना चाहिए? उदारवादी, समाजवादी, अराजकतावादी, प्रत्यक्षवादी। कौन सी विचारधारा इस बात में विश्वास करती है कि समाज का स्वरूप राज्यविहीन होना चाहिए? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन 3 राइट होगा, अराजकतावाद। ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला सवाल।
यहाँ आपको लिस्ट एक को लिस्ट दो से सुमेलित करना है, सूची एक को सूची दो से। एक तरफ आपको लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत दिए गए और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख विचारक दिए गए हैं। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत और लोकतंत्र का बहुतंत्रवादी सिद्धांत या बहुलवादी सिद्धांत। तो आइए एक एक करके सुमेलित करते हैं। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? एंथोनी डाउन्स, जोसेफ शुम्पीटर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट डहाल। तो लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत एडी लिंडसे से संबंधित है। लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? जोसेफ शुम्पीटर से। और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथोनी डाउन से संबंधित है। और बहुतंत्र ये रॉबर्ट डहाल से संबंधित है, पोलियार्की। इस प्रकार यदि देखें तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ए 3 से, बी 2 से, सी 1 से और डी 4 से। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस प्रकार ये सुमेलित होंगे। अगला सवाल, यहां आपको लिस्ट एक लिस्ट दो से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ विचार दिए गए, विधि का शासन, कुछ सिद्धांत है, शक्ति पार्थक्य या शक्ति पृथक्करण, प्राकृतिक अधिकार, एक तत्ववाद। इधर आपको कुछ विचारक है, मॉन्टेस्क्यू, जॉन ऑस्टिन, जॉन लॉक और डायसी। किस विचारक का संबंध किस विचारधारा से है या किस विचार से है? विधि का शासन, इसकी बात किसने की है? एवी डायसी ने। ऑप्शन 4 से सुमित होगा, ए 4 से। शक्ति पृथक्करण या शक्ति पार्थक्य, इसकी बात कौन करता है? मॉन्टेस्क्यू। बी आपका 1 से। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक से संबंधित है। और एक तत्ववाद, या आप कह सकते हैं कि संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, जॉन ऑस्टिन। ए 4 से और डी आपका 2 से। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स दे गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। उक्त टिप्पणी किसकी है? जैकोबिन्स की, प्यूरिटन्स की, ब्रांडेल की, डोरोथी पिकल्स। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। उक्त टिप्पणी किसकी है? तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी, डोरोथी पिकल्स की यह टिप्पणी है, जिन्होंने पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र के बारे में टिप्पणी की है। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र का संविधान यह कब बना था? तो 1958 में यह बना था मित्रों। और 1958 में जब बना और यह लागू कब हुआ? सितंबर 1958 में लागू हुआ था। मात्र 3 महीने में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। चार्ल्स दे गॉल के नेतृत्व में, जो तत्कालीन समय में सेना के कमांडर थे, और वो वहां पर पीएम बनते हैं। और उनके नेतृत्व में 39 सदस्यीय संविधान सभा के माध्यम से 3 महीने में मात्र यह संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें 95 अनुच्छेद है और एक प्रस्तावना है। 95 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना शामिल है। और फ्रांस एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है फ्रांस।
और यहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कैसी? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसमें कुछ विशेषताएं संसदीय व्यवस्थाओं की है और कुछ विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं से ली गई है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस की संविधान के बारे में एकात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है यहां पर। और यह संविधान है जो 1958 में लागू हुआ, तब से लेकर वर्तमान तक वही संविधान चला आ रहा है, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र का, जो किसके नेतृत्व में निर्मित हुआ? चार्ल्स दे गाल के द्वारा निर्मित हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डोरोथी पिकल्स। अगला सवाल, टीएच मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन के अध्ययन से, विकासशील विश्व के अध्ययन से, यूएसए के अध्ययन से और पश्चिमी यूरोप के अध्ययन से। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन के अध्ययन से। अगला सवाल, यह कथन किस विद्वान का है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते? लॉस्की, आर्याबर्लिन, रॉबर्ट लॉजिक, लॉर्ड एक्टन। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी, लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है, वो क्या है? विरोधी है। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। इस कथन का समर्थन कौन करते हैं? तो लॉर्ड एक्टन करते हैं। उन्होंने कहा स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।